हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और वह क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने जिस पर थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने पर होता है, क्वेश्चंस करने का होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि क्वेश्चंस करने से ही हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होता है। और सीटेट जैसे एग्ज़ाम में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा अब जो है 2021 में जो एग्ज़ाम लिया गया है ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा घुमा करके पूछने लगा है। अब आपको सीधा सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस नहीं मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चंस आपके 2021 में पूछे गए ही है, जो कि हिंदी भाषा में पूछा गया है किसी शिफ्ट में। तो उस क्वेश्चंस पर हम ध्यान देते हैं। तो आइए, आपके सामने जो पहला क्वेश्चंस है वह क्या है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं, शब्दावली सीखने में, शब्दावली पर जोर दीजिएगा। शब्दावली मतलब वर्ड को सीखने में मदद करना चाहते हैं, शब्द को सीखने में मदद करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा? सबसे प्रभावी क्या होगा? तो एक में है आपका कहानियों और चित्रों का प्रयोग, बी में है आपका दोहराव या ड्रिल का प्रयोग, और तीन में है आपका लिखित अभ्यास, और चार में है आपका पुस्तकों का उपयोग। तो आप लगाइए, कौन सा लगाइएगा। चलिए, आप लगा चुके होंगे। देखिए, इस क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट यह है कि शब्दावली सीखने में हम बच्चों को कैसे मदद कर सकते हैं एज ए शिक्षक के रूप में। तो उसके लिए तो ना तो आपको पाठ्य पुस्तक का ज़्यादा उपयोगी महत्व है, ना लिखित अभ्यास का ज़्यादा प्रयोग होगा, और कहानियों और चित्रों के प्रयोग के से तो हो सकता है, लेकिन सबसे प्रभावी का बात करें तो ज़्यादातर जो है प्रभावी होता है वो होता है दोहराव या ड्रिल का प्रयोग। यानी कि आप बार बार उस चीज़ को, उस शब्द को जब आप बोलते हैं या बच्चों से बुलवाते हैं, तो वह शब्द उसके अंदर घर कर जाता है और वह उस शब्द को अपने स्कीमा में, अपने मनस पटल पर उसको एकत्रित कर लेता है और उसको वह सीख जाता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका दोहराव या ड्रिल का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका सामने ये, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्द, ओ ये तो सेम ही है, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए, थोड़ा सा ये हो गया। चलिए अगला, आगे है आपका क्वेश्चंस, ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस। चलिए, किसी पाठ सामग्री से कोई सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? पहले क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस को पहले जब तक आप समझ नहीं पाइएगा पूरी तरह, तब तक आप जो है ना सही से ऑप्शंस को भी चयन नहीं कर पाइएगा। इसलिए क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आखिर में कह क्या रहा है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी पाठ सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से, कोई पाठ सामग्री है चाहे वह बुक ही क्यों ना हो, उससे कोई विशिष्ट सूचना आप निकालना चाहते हैं। उस पाठ सामग्री के, जिस पाठ सामग्री से भी आप निकालना चाहते हैं, कि किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? यह जो अवबोधन है, आपकी जो समझ है, यह कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? क्या यह लेन देन कहलाता है, या स्थानीय कहलाता है, या वैश्विक कहलाता है, या अनुमानिक कहलाता है? तो बताइए, ये अनुमानिक कहलाएगा या फिर लेन देन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अब जरा जोर दीजिए। बारीकी से गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? तो इसमें जो आंसर होगा, देखिए, बात अनुमान लगाने का भी नहीं है। बारीकी से जब बात कर रहा है तो हम बारीकी और गहनता के साथ बात कर रहा है तो अनुमानिक तो होगा ही नहीं। उसके बाद लेन देन, ये वाला काट दीजिए। उसके बाद लेन देन भी नहीं होगा कि आप जो है ना लेन देन से। उसके बाद वैश्विक और स्थानीय बच गया। तो इसमें जो कोई एक ही पर फोकस किया गया है कि पाठ सामग्री से किसी अंश को आप बारीकी से निकालना चाहते हैं, तो वैश्विक भी नहीं होगा और स्थानीय आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में
संदर्भों में निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। देखिए, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो बहुबुद्धि के सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। और उसी के संदर्भों में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। देखिए, क्वेश्चंस कैसे घुमा के आपसे पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन सीडीपी के बहुबुद्धि का सिद्धांत है और उससे आपको भाषा से जोड़ के सवाल पूछ दिया गया है। तो इसी तरह से अब सवाल आपके अगले परीक्षा में भी आएगा। आप मत सोचिए कि बहुत आसान आसान सवाल जो पहले आ जाता था ऑफलाइन में वो ऑनलाइन में भी आएगा। ऑनलाइन में अब और ज़्यादा क्वेश्चंस को घुमाने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ क्वेश्चंस इस तरह का बनने की अपेक्षा होती ही होती है। तो बात करते हैं इस पर। देखिए, बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने कई प्रकार के बुद्धि के बताए हैं, जिसमें वो भाषा से संबंधित जो बुद्धि बताए हैं उसके बारे में जो बुद्धि का पार्ट बताए वो बताए हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट, है ना, भाषाई बुद्धि की बात की है, जिसमें तो इसलिए पहला जो है वो तो कट ही गया, स्थानिक ये भी बुद्धि कट गया, शब्दावली व्याकरण ये भी कट गया। तो ये हो जाएगा भाषाई मौखिक बुद्धि जो होती है, जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट होती है ना, किसी पोएट को जो होती है उससे संबंधित, वह उसको क्या हो गया, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, इनमें से कौन सा बहुभाषा के लाभ हो सकते हैं। देखिए, बहुभाषावाद जो होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म जो होती है, वह बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए कारगर सिद्ध होती है उसके विकास में। तो यही पूछा है कि बहुभाषावाद निम्नलिखित में से कौन सा लाभ हो सकता है। तो समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, तो ये वाला ऑप्शन जो है समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, ये बिल्कुल सही है। इससे बहुभाषावाद से लाभ हो सकती है। चलिए आगे जो है आपका वह है आपका अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की बात हो रही है। तो इससे देखिए, बहुभाषावाद से ये भी होती है कि अन्य संस्कृतियों के प्रति हम सहिष्णु होते हैं और उसके प्रति हमारी सम्मान होते हैं। यदि आप उर्दू जानते हैं तो आप जो इस्लाम धर्म के प्रति आपके अंदर सहिष्णुता आ जाएगी। यदि हम संस्कृत जानते हैं तो हिंदू धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें उनको हम सीख सकते हैं। तो इस तरह से अन्य संस्कृतियों के प्रति जो सहिष्णुता का और सम्मान आता है वो बहुभाषावाद से भी आता है। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, सही हो गया, ये आपका सही हो गया। उसके बाद सीमित रोजगार के अवसर, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे रोजगार बढ़ता है ना कि घटता है, तो ये गलत हो गया। पाराभाषिक जागरूकता, ये दूसरे के भाषा के प्रति जागरूकता तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा गलत, चौथा सही। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि नंबर कितना, 4, नंबर 4 आपका सही होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी हुई है। देखिए, भाषा से जुड़ी हुई अगर भाषा विज्ञान की बात करें तो वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा आपका स्वर विज्ञान, या फोनिम्स कहते हैं उसको, वर्ण की व्यवस्था का ज्ञान कराया जाता है, तो वो हो सकता है। इस क्वेश्चन को और भी क्लियर किया जा सकता था कि अर्थ के संदर्भ में पूछता तो अर्थ विज्ञान होता, उपयोगिता के संदर्भ में पूछता तो उपयोगिता विज्ञान होता, आकृति के संदर्भ में पूछता तो आकृति विज्ञान होता। लेकिन यहाँ सीधे लिख दिया कि भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा है ना, कौन सी शाखा जो है ये भाषा से जुड़ी हुई है, भाषा से जुड़ी हुई है। तो अर्थ विज्ञान नहीं होगा, भाषा से जुड़ी हुई अगर हम बात करें तो स्वर विज्ञान को इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इस टाइप के क्वेश्चंस को होने का अब ज़्यादा चांसेस है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे स्टेटमेंट से संबंधित। तो आपका सवाल है कि शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कौन सा कथन अ और ब पर विचार करने के लिए बोल रहा है कि इस पर विचार कीजिए। शैशवावस्था से बच्चों की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवरों की तरह अधिक होती है। ये तो उल्टपुटांग लग रहा है। 6 में है 6 से 12 महीनों के दौरान एक
बच्ची दो तरह तरह के बबलाना, हाँ बबलाना। देखिए शुरू में 2 से 4 वर्ष में बच्चा कूलिंग करना सीखता है, और 2 से 4 वर्ष के बाद 4 से 5-6 वर्ष के अंदर वह क्या करता है, बैबलिंग करता है, बबलाता है या दोहराता है। तो ये सभी होता है, तो ये संलग्न होता है। ये बिल्कुल कथन सही है, और ऊपर वाला कथन बिल्कुल गलत है। तो आपका जो सही होगा तो ए गलत है और ब क्या है, सही है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। अब देखिए एक बोली किसे कहते हैं। बोली एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है, जो बहुत कम कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, कम जनसंख्या में बोली जाती है, उसी को बोली कहते हैं। आप सुने होंगे जैसे अंगिका एक बोली है, भोजपुरी भी एक बोली मान लीजिए, भाषा की दर्जा तो उसे मिला ही नहीं है ना। तो हालांकि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बोला जाता है भोजपुरी, और भी कई सारे ऐसे बोली है जो कि बहुत कम एक समान संस्कृतियों में बोली जाती है, तो उसे हम बोली कहते हैं। अब उसे मानक बोली बनना है, उसे मानक बोली उपभाषा के आसपास बनना है, कैटेगरी में आना है, तो वह कैसे आएगा, उसका दर्जा पाने के प्रति क्या उसका चरण होगा। तो ये चरण पूछ रहा है कि उसका चरणों से गुजरती है, किस किस चरणों से वह गुजरती है। चयन से गुजरती है, संहिता या उद्देश्यों का निर्धारण, चयन स्वीकृति संहिता या उद्देश्यों का निर्धारण, या चयन उद्देश्यों का निर्धारण संहिता और स्वीकृति। सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही लग रहा है। ये चयन स्वीकृति तो तुरंत नहीं मिल जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका ये 3 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोली के संबंध में कथन अ और ब पर विचार कीजिए। देखिए वही सवाल फिर से पूछ लिया है कि बोली के बारे में आपसे पूछा गया है क्या, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली, किसी एक देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक भाषा जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। ये बिल्कुल कथन सही है। एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले विविध प्रकार की उपयोग की जाने भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। हाँ तो ये भी सही है, दोनों सही है। इसमें आपका आंसर 3 होगा, दोनों सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मज़ेदार है। पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से पूछ रहा है कि जाने का समय हो गया, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वो फिर इसी बात को फिर वरिष्ठ नागरिकता नियोक्ता से, यानी हो सकता है उससे सीनियर से पूछता होगा कि महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:30 बजे है, क्या हमें चलना नहीं चाहिए। तो ये बात है। तो इस भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है, तो ये क्या शुद्धतावादी है, नहीं बिल्कुल नहीं। यह स्तर भिन्नता है, यह स्तर भिन्नता, ये बिल्कुल सही होगा आंसर। और ये रजिस्टरवादी, ये रजिस्टर्स भी नहीं होगा। और जो 4 नंबर का है आपका ऑप्शन, वो भी मुहावरेदार, ये भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा वह 2 नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग, कनिष्ठ मतलब होता है छोटे क्लास से, और वरिष्ठ मतलब होता है बड़े वर्ग से। बड़े जो होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उसे वरिष्ठ कहा जाता है, होना चाहिए। जो आवश्यकता पड़ने पर, क्या बोल रहा है, आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि पारस्परिक जो बात करता है, पारस्परिक में जो भाषा का विकास होता है, इसकी बात कौन करता है, इसकी बात वाइगोत्स्की साहब भी करते हैं। और यहाँ पर है कि एक दूसरे से मिल करके जो अधिक सीनियर है वो जूनियर्स को सहायता करेगा सीखने में, है ना। तो ये बिल्कुल वाइगोत्स्की को लगेगा, पियाजे नहीं लगेगा, और साथ ही ब्लूम भी नहीं लगेगा, क्रेसर भी नहीं लगेगा, तो वाइगोत्स्की का हो जाएगा ये। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे। तो आप समूह प्रस्तुति हो रही है और उसी दौरान कोई बच्चा जो है, बालक जो है, वह क्या कर रहा है, वो अनुशासनहीनता का परिचय दे रहा है, व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, क्या उसे समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाइएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं चिल्ला, क्योंकि बच्चा का फिर मतलब डिमोरलाइज हो जाएगा, बच्चा जो हितोत्साहित हो जाएगा, और ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। उसे सभी के सामने बात करेंगे तो ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। उससे बात करेंगे, हाँ यह कहा होता है कि उससे बात करेंगे, ये ठीक लग रहा है। उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासन होने की अपेक्षा करेंगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं कहना ये भी सही नहीं लग रहा है। उससे बात करेंगे, ये जो है
सही होगा, हम उससे बात करेंगे कि आखिर आपने जो ऐसा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया इसके पीछे क्या कारण है, तो उससे बात करके इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आगे है, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ जो बात कह रहा है, यह बात कह रहा है कि संरचनाओं के नियमों का समूह, यानी ऐसी भाषा की बात करें जिसमें भाषा संरचनाओं और नियमों से संबंधित है, तो किस रूप में जाना जाएगा, तो संप्रेषणात्मक उपागम नहीं होगा, अंतः क्रियात्मक नहीं होगा, तो ये संरचनात्मक उपागम होगा, ना कि संप्रेषणात्मक उपागम होगा, और निवेश उपागम भी नहीं होगा। तो चलिए आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन और व पर विचार कीजिए। ये देखिए फिर कथन वाला सवाल आपके सामने आ गया है, तो इस पर विचार करना है। देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। विद्यार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम इंडिविजुअल उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। तो ये दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं तक हो गया, तो आज यहीं तक रहते हैं। इसी तरह हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, 2021 में ही पूछे गए हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपसे आगे भी पूछा जाएगा। तो मेरा यही प्रयास है आपको सीटेट में हर तरीके से मदद करना और आपको अच्छे मार्क्स से पास करवाना। तो चलिए अब मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, बाकी शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों से जो सीटेट का तैयारी कर रहा है। जुलाई आते आते बहुत कुछ इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।